सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात देश की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में कृषि और स्वास्थ्य को लेकर अहम फैसला लिया गया। 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज देने का ऐलान किया गया। वहीं कृषि मंडियों को मजबूत करने की बात भी कही गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी सरकार की यह पहली बैठक थी, लेकिन इससे पहले बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 78 मंत्री हो चुके हैं। पहली बार पीएम मोदी ने अपनी टीम इतनी लंबी चौड़ी बनाई है, लेकिन ये टीम बहुत सोच समझकर बनाई गई है। इसमें विकास के एजेंडे के साथ साथ सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। कैसे, आप खुद देखिए। नए चेहरे, नए नाम, नए दफ्तर, नई जिम्मेदारी। टीम मोदी की ये नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा को पूर्णता देने के लिए नए अध्याय का ये आगाज है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस नई टीम का हर नाम विशेष है। हर चेहरे के पीछे ध्येय है। कुर्सी हस्तांतरण के पीछे उद्देश्य है, मिशन है। जाति, धर्म और क्षेत्र का सटीक समीकरण है। और इस समीकरण के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा साफ, सरल, स्पष्ट है। और इसी एजेंडे की वजह से शपथ लेने के बाद से ही तमाम मंत्री एक्शन में हैं। अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। भारत की सभ्यता, संस्कृति को पूरे दुनिया जाने और देश में भी लोग जाने, यही प्राथमिकता है। मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत हो, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे। शपथ समारोह से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए दूतों को सब कुछ समझा दिया था। सूत्र बताते हैं कि बैठक में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नए नवेले मंत्रियों को बता दिया कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री अपने दायित्वों को समझें और लक्ष्य को नजरअंदाज ना करें। कोई भी मंत्री जश्न ना मनाए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। कोई भी नए मंत्री 15 अगस्त तक दिल्ली छोड़कर कहीं ना जाए। पीएम ने सबको मीडिया की लाइमलाइट से बचने की भी हिदायत दी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच। देश की तरक्की के साथ साथ सियासत को साधने का मकसद। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के फलसफे की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही 78 मंत्री नहीं बनाए, बल्कि इसके पीछे देश की तरक्की, अगले साल होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। कैबिनेट विस्तार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन को बेहद महीन तरीके से साधने की कोशिश की है। मसलन मोदी मंत्रिमंडल का नया संस्करण सामने आने के बाद इस वक्त देश के 27 मंत्री ओबीसी हैं, 12 अनुसूचित जाति के हैं और 8 अनुसूचित जनजाति के हो गए हैं। बाकी 30 मंत्री सवर्ण हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब 11 महिलाएं कैबिनेट और राज्य मंत्री हो चुकी हैं। मोदी कैबिनेट में 2014 की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में भी ओबीसी और दलित आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ी है। नए फेरबदल के बाद इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी से 5, दलित समुदाय से 2 और 3 आदिवासी मंत्रियों के पास कैबिनेट का दर्जा है। जाहिर है कि बीजेपी से ओबीसी दलितों के लगातार जोड़ने और इसे जोड़े रखने के लिए पीएम मोदी ने सियासी मास्टर स्ट्रोक चला है। पूरे देश से लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और चूंकि समाज में जातिवाद व्याप्त है, तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं समझ रहा हूँ संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा देने का काम किया है। इन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया है
अपनी पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ मैं उनके विश्वास को बनाया। मंत्री बनते ही प्रधानमंत्री की खींची लकीर पर चलने के लिए कौशल किशोर तैयार हैं। कौशल किशोर यूपी से हैं, दलित हैं। मोदी मंत्रिमंडल में अब यूपी से सबसे ज्यादा 15 मंत्री हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्रियों को मौका मिला है। मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्र और जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हरदीप पुरी भी यूपी से ही राज्यसभा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में सहयोगी पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को 2 साल बाद फिर मंत्री बनाया गया है। हिमाचल में भी चुनाव है, लिहाजा अनुराग ठाकुर को प्रमोशन के साथ 2 अहम मंत्रालय दिया गया है। 2022 के अंत तक गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा गुजरात को भी मंत्रिमंडल में जबरदस्त जगह मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात से आते हैं उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। गुजरात में 2022 के अंत में चुनाव होना है। मोदी सरकार में गुजरात से अब 6 मंत्री हो चुके हैं, जो हर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 2 बहुसंख्यक पटेल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस की सरकार में इसी गुजरात से 2 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने गुजरात जीतने के लिए नया दांव चला है। प्रधानमंत्री मोदी की नजर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी है। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए वहां के हर समुदाय को मोदी मंत्रिमंडल में तरजीह दी गई है। मसलन शोभा करंदलाजे वो कालिका समुदाय से आती हैं, वहीं भगवंत खुबा लिंगायत हैं, ए नारायण स्वामी दलित हैं, जबकि राजीव चंद्रशेखर एक नायर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को भी अपने मंत्रिमंडल में प्रधानता दी है। महाराष्ट्र में आदिवासी और ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र से आने वाले 3 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, जबकि महाराष्ट्र से आने वाले डिंडोरी के सांसद भारती प्रवीण पंवार नए मंत्री हैं जो आदिवासी हैं। महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव है और 2024 में भी शिवसेना से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर भी विशेष फोकस किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार की विवेचना करने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से करनी शुरू कर दी है। असम और पश्चिम बंगाल में जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखाई दे रहा है। 2019 में पश्चिम बंगाल में जो अप्रत्याशित रिजल्ट मिला था, 2024 में उसकी पुनरावृत्ति करने बल्कि उससे और आगे ले जाने की तैयारी है। बंगाल में मतुआ और राजवंशी समुदाय बेहद अहम है, लिहाजा मतुआ समुदाय के शांतनु ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, जबकि राजवंशी समुदाय के निश्चित प्रमाणिक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आदिवासी समुदाय के जॉन बारला को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्रालय में कार्यभार संभालते ही मंत्री एक्शन में है। सबके लिए काम करना हमारा दायित्व बनता है। देश के हित के लिए, राष्ट्र के लिए और हर एक जनता के लिए काम करने के लिए दायित्व सौंपा गया है और मुंह तोड़ जवाब है। ये वर्तमान जो सरकार है उनको मुंह तोड़ जवाब है। आज हम सबके लिए काम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह तय है कि पीएम मोदी का फोकस 5 राज्यों पर सबसे ज्यादा रहने वाला है, यानी यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को भी फोकस किया गया है। नए मंत्रियों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरण रिजिजू को भी प्रमोट किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को लेकर सारे मंत्री चल पड़े हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद से एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार जो पद प्रदान किए हैं, वो अपने आप में एक सर्वांगीण कार्य है देश के प्रति और समाज के प्रति, क्योंकि महिलाएं की जब भागीदारी निर्णायक भूमिका में रहती है, चाहे वो परिवार में हो या देश में हो, तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। पीएम मोदी ने ताश के पत्तों की तरह अपनी कैबिनेट को फेंट दिया है। बड़े बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन का इनाम दिया है। गृह राज्य मंत्री रहे जी किशन रेड्डी अब संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री बन चुके हैं। ये जो नया जिम्मेदारी दिया है, ये भी मैं
हमारे अधिकारियों से सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जरूर इस जिम्मेदारी हमारा सहयोग मंत्री भी है, सो उनसे मिलकर बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में यूं तो बिहार से सिर्फ 2 नए मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बिहार से जीतकर संसद पहुंचे गिरिराज सिंह और आर.के. सिंह दोनों को तरक्की मिली है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है, तो आर.के. सिंह तरक्की की सीढ़ी चढ़कर ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा चुके हैं। स्वतंत्र प्रभार में तो भी मैं प्रभार में था ही दोनों मंत्रालय के। अब कैबिनेट होने से हमको कुछ असिस्टेंट सहायता मिल जाएगी, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहेंगे जी। वो है। और जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य था वो ट्रांसफॉर्मेशन करीब हम अपने पूरा करने के गोल पर आ गए हैं। तो मेरा आदत है कि कोशिश करते रहता हूं। अब नई जिम्मेदारी जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मिला है, और वो निश्चित रूप से गांव गरीब किसानों से वो भी सीधा जुड़ा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने उनके इरादों को विकास के रास्ते बुलंद करने वालों को सम्मान दिया है, तो सियासत को भी सटीक तरीके से साधा है। और पीएम मोदी का यही एक्शन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया दहलाने वाला वायरस फिर से विकराल हो रहा है। कोरोना के नए केस में रोजाना जबरदस्त इजाफा शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में ढील के बाद से देश भर में वायरस विस्फोट की आशंका बढ़ने लगी है। आज की तारीख में कोरोना केस का मीटर 45,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन वायरस को लेकर लोग गंभीर नहीं दिख रहे। घनघोर लापरवाही बरती जा रही है। देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट पहले से ज्यादा घातक हैं, जानलेवा हैं। सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए वायरस की तीसरी लहर का सायरन क्यों बजने लगा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या हमने कोरोना को खत्म मान लिया? क्या जहरीला वायरस का तांडव थम गया? क्या चीन का विषाणु टोटल कंट्रोल में? इन सभी सवालों का जवाब एक, नहीं, नहीं और नहीं। तो फिर मौत को दावत क्यों दे रहे हैं लोग? यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। क्यों वायरस विस्फोट की वजह बन रहे हैं लोग? होश उड़ाने वाली घनघोर लापरवाही शुरू हो चुकी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तस्वीरें देखी दिमाग घूम जाएगा। देश ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना का तमाशा शुरू हो चुका है। इन मस्तीखोरों को ना खुद की जान की परवाह है और ना ही अपने परिवार, ना अपने रिश्तेदारों की। ज्यादातर लोग पूरे परिवार के साथ झरना स्नान करने मसूरी पहुंच गए, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में ये सब कोरोना को बूस्टर डोज दे रहे हैं। ये झरना स्नान कितना घातक हो सकता है, किसी को अंदाजा नहीं। हजारों को हुजूम झरने के नीचे घंटों नहाता रहा, न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आया। वाटरफॉल बाथ में मास्क लगाने के सहमत भी कौन करता? मसूरी के कैंट्री फॉल में जमकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। देश में मसूरी जैसे ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस वायरस ब्लास्ट का सायरन बजा रहे हैं। कोरोना का मजाक बनाने वाले देश में ही नहीं, दुनिया भर में। इस तस्वीर को देखिए, अंग्रेजों के देश की, जहां फुटबॉल की दीवानगी ने लाखों का दिमाग खराब कर दिया। 60,000 फुटबॉल फैन ने लंदन की सड़कों पर उधम मचाया। 55 साल बाद इंग्लैंड के यूरो कप के फाइनल में पहुंचने पर हुड़दंग के साथ जश्न मनाया गया। यूरो कप के फाइनल मैच पर इससे भी ज्यादा भीड़ जुटाने का अनुमान है, जबकि इंग्लैंड में तीसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। कुल मिलाकर प्राणघात कोरोना मौजूद है, नए रूप में, नए रंग में, ज्यादा जहर भोजन, तूफानी और तबाही मचाने की क्षमता के साथ कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट हड़कंप मचाने लगा है। एक से दूसरे
दूसरे से तीसरे राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने लगे। डेल्टा प्लस बहुत तेजी से लोगों की जान ले रहा है। डेल्टा प्लस का डेथ मीटर पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना को लेकर महा लापरवाही क्यों बरती जा रही? एक्सपर्ट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बेहद घातक मानते हैं। डेल्टा प्लस में देखा कि 50 से ज़्यादा मामले पूरे भारतवर्ष में अभी तक आए हैं, और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो इसलिए भी खतरनाक है कि वो इम्यूनिटी को भी समाप्त करता है, इम्यूनिटी को ओवरकम करता है, और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं जो हम ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं उसका उस पर असर नहीं होता है। दूसरी बात ये कि वो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है, इन संक्रमण का जो दर है, इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट में। देश में कोरोना की दूसरी लहर लाने वाला वेरिएंट डेल्टा था, उससे भी खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। महज कुछ दिनों में तेजी से बढ़ते मामले इसकी तस्दीक कर रहे हैं। 5 जुलाई को देश भर में कोरोना के नए केस 34,024 थे। 6 जुलाई को नए मरीजों की गिनती 43,964 पहुंचे। वहीं 7 जुलाई को नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 45,725 के पार पहुंच गया। कोरोना के 120 से ज्यादा वेरिएंट की शिनाख्त हो चुकी, लेकिन एक्सपर्ट सबसे ज्यादा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को मान रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इसे भी जान लीजिए। भारत में मिले कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन B16172 को WHO ने डेल्टा नाम दिया है। B16172 में एक और म्यूटेशन K417N हुआ है, जो इससे पहले कोरोना वायरस के बीटा और गामा वेरिएंट में भी मिला था। नए वेरिएंट के बाद बने वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट या AY1 या फिर B16171 कहा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत के मामले सामने आने लगे। यूपी के देवरिया के एक मरीज की मौत इसी वेरिएंट से हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी डेल्टा प्लस का मरीज मिला। वहीं उत्तराखंड के उधमपुर नगर में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज की पुष्टि हुई। स्टेट से मैसेज फ्लैश हुआ था कि हमारे यहाँ एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की एक व्यक्ति में पुष्टि हुई है। ये व्यक्ति 24 मई को पॉजिटिव आया था और ठीक होके इसका होम आइसोलेशन में वो इसका इलाज चला था। कि जो हम लोगों ने फिर आगे आके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी है, जिसमें ये पुष्टि हुई कि लगभग इसके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग थे सभी की सैंपलिंग कर दी गई है, जो कि लगभग 40 लोग हैं। नए केस में इजाफा और शहर शहर मौत, क्या इतना काफी नहीं कि हम सब जहरीले वायरस से अलर्ट रहे? क्या दूसरी लहर की दर्दनाक हालात को सबने भुला दिया? वो मातम, वो चीखें, वो तड़पते बिलखते इंसान, चिताओं से धड़कते शमशान, जनाजों से पटे कब्रिस्तान। अगर नहीं तो संभल जाने का वक्त है। कोरोना से बचने का अब भी सबसे कारगर तरीका है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक जैसे लगने वाले इन दो नामों में बड़ा फर्क है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से मतलब जिनपिंग के देश चीन से है, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को कहते हैं। हैरानी है, दोनों ही देश खुद को असली चीन बताते हैं और दूसरे की संप्रभुता को खारिज करते हैं। अब चूंकि चीन ताइवान से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ताइवान पर वो कब्जा करने की ताक में रहता है। लेकिन चीन का ये ख्वाब पूरा कैसे होगा? अब तो ताइवान के साथ चीन के दुश्मन भी जुटते जा रहे हैं। शी जिनपिंग की टेबल पर ताइवान से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट आई है, उसे पढ़कर वो बौखला गए हैं, और इसकी एक वजह जापान भी है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। शी की टेबल पर विस्फोटक रिपोर्ट, ताइवान को जापान का फुल सपोर्ट। तारो आसो का प्लान सबसे सटीक, ड्रैगन पर हमले की तारीख नजदीक। पेंटागन की नजर, बाइडेन को पूरी खबर, मचेगा गदर, चीन ने गुस्ताखी की अगर। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि जापान के डिप्टी CM की चीन को खुली धमकी। धमकी ये कि अगर ड्रैगन की सेना ने ताइवान की तरफ आंख भी उठाए तो जवाब जापान और ताइवान मिलकर देंगे। जापान की राजनीति में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डिप्टी PM तारो आसो के बयान से बीजिंग शॉक्ड है। इससे पहले 6 जुलाई को जापान के रक्षा मंत्री नोबियो किशिमा चीन को धमका चुके हैं। जापान बहुत जल्द अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा फैसला ले सकता है। जापान के लगातार हो रहे आक्रामक तेवर से चीन तिलमिला गया है। जिनपिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में कहा गया है कि अगर जापान ने ताइवान की मदद के लिए कोई भी मिलिट्री एक्शन किया तो जापान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जापान से उसकी सदियों पुरानी अदावत है, तो ताइवान पर नाजायज कब्जे के लिए चीन लाख चालें चलकर असफल बना हुआ है। जापान और ताइवान के डबल ट्रबल चीन के लिए
ऐसी पजल बन चुकी जिसमें ड्रैगन के साथ सिर्फ सन की तानाशाह है। बाकी कोई भी विस्तारवादी खलनायक के खेमे में खड़ा होना नहीं चाहता। इसलिए जब भी चीन को मौका मिलता है वो ताइवान और जापान के खिलाफ जंगी साजिशें रचता है। 7 जुलाई 2021 ताइवान। 7 जुलाई को चीन के हवाई लड़ाकों ने ताइवान की वायुसेना में घुसकर 15 मिनट तक वॉर का सायरन बजाया। पीएलए के एयरफोर्स के शांगजीवाई 8 फाइटर जेट ने यह हवाई घुसपैठ दक्षिण पश्चिम की दिशा से की थी। चीन के फाइटर जेट देखने के बाद ताइवान की नेवी हरकत में आई। जिनपिंग के हवाई दस्ते को पहले रेडियो वार्निंग दी गई, लेकिन लाल सेना जब वार्निंग के बावजूद नहीं मानी तो उसके बाद ताइवान ने अपना F-16 जेट भेजकर शांगजी Y-8 की टुकड़ी को खदेड़ दिया। जुलाई के पहले हफ्ते में ही चीन 4 बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर चुका है। इसके पीछे साजिश ताइवान को डराने की, लेकिन ताइवान को चीन से डर नहीं लगता। ताइवान अपने वजूद के लिए चीन से टकराने के लिए तैयार है और इस तैयारी को एक तरफा कर देता है सुपर पावर अमेरिका का साथ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 एटम बम झेलकर जापान मरणासन हो चुका था। जापानी सेना के सरेंडर के बाद साल 1951 में अमेरिका और जापान के बीच सैन फ्रांसिस्को में एक डील हुई। इस डील को नाम दिया गया सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। इसका मतलब था कि अगर जापान पर कोई देश हमला करेगा तो अमेरिका उस युद्ध में जापान का साथ देगा। अमेरिका ऐसे ही रिश्ते ताइवान के साथ डेवलप कर रहा है। अमेरिका की तरफ से करोड़ों डॉलर के विनाशक हथियार ताइवान को मुहैया कराए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ही दिए गए F-16 से ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को खदेड़ रहा है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में कई वर्ग किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर जापान और ताइवान का हक है, लेकिन कब्जा ड्रैगन का है। ये जमीनी विवाद बीजिंग के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन की साजिश से जिस मुल्क की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई वो है अमेरिका। और अब अमेरिका को फाइनल स्ट्राइक करने का सही मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात तालिबान की। तालिबान का अपना एक संविधान है, उसके अपने नियम कायदे हैं और जो उसे नहीं मानता उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। सख्त और बेतुके नियमों की वजह से तालिबान हमेशा कुख्यात रहा है। इस्लाम के नाम पर तालिबान महिलाओं के लिए कई बेहद कड़े नियम को लागू करवाता रहा है। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज के लौटने के बाद से अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके में तालिबान का कब्जा हो गया है। महिलाओं को एक बार फिर ये डर सता रहा है कि तालिबान शासन में उन पर बेतुके नियम लागू किए जाएंगे और ना मानने पर कोड़े मारने और पत्थर मारने जैसी दर्दनाक सजा दी जाएगी। लिहाजा अफगानिस्तान की महिलाओं ने हथियार उठाकर अफगान फौज के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आर्या पार का इरादा है, जुल्मों से बचने की आखिरी कोशिश है। महिलाएं जानती हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। किसी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर, किसी के हाथ में मशीन गन है। देश का झंडा लहरा रहा है और माइक से ऐलान किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सेना के साथ अब पूरा देश है। खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी और तालिबानियों को कुचल दिया जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महिलाएं जानती हैं कि तालिबान का शासन हो तो वो घर से अकेले बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, खुले चेहरे से खुलकर सांस भी नहीं ले सकेंगे। इसीलिए जीते जी मर जाने से बेहतर लड़ते हुए मरना है। अफगानिस्तान की सेना तालिबानियों के आगे कमजोर साबित हो रही। फौज के जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। दहशत फैलाने के लिए सेना के जवानों की हत्या का वीडियो जारी हो रहा है। कई जगहों से अफगानिस्तान की सेना वापस भाग चुकी। सेना के जवान जान बचाने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। तालिबान के आतंकी सेना के लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी निशाना बना रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि उनकी स्वतंत्रता तालिबान के आतंकियों को अखरती है। उनका घर से बाहर निकलना, नौकरी व्यवसाय पर जाना उन्हें नामंजूर है। वो कहते हैं कि पर्दे में रहें, ज़रूरी हो तो घर के मर्दों के साथ बाहर निकलें। और इसी वजह से सियासत में, व्यापार में या नौकरी पेशा महिलाओं को लेकर वो खास तौर से हमलावर हैं। महिलाओं की हत्या का दौर शुरू हो चुका है। कोशिश ऐसी दहशत मचाने की है कि महिलाएं डर के मारे घर से निकलना छोड़ दें। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में महिलाएं अब घर में कैद होकर रह गई। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें जोजान और गौर इलाके की। महिलाओं ने इसके अलावा राजधानी काबुल, फारियाब, हेरात में भी ऐसे प्रदर्शन किए। महिलाएं पूरे देश से अपील कर रही कि अब तालिबानियों से लड़ना अकेले सेना का फर्ज नहीं। हालात ऐसे कि आम लोगों को भी हथियार लेकर तालिबान से मुकाबला करना होगा।
सेना का साथ देना होगा। तालिबानियों की ताकत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाए और हथियार जमा किए जा रहे हैं। कुछ ग्रुप खुद अपने इलाकों की सुरक्षा कर रहे हैं। महिलाओं ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान जब तक पूरी तरह से आजाद नहीं हो जाता, वो सेना के साथ मिलकर लड़ती रहेंगी। महिलाओं ने ठान लिया है कि तालिबान को दोबारा सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने जिन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, वहां के लोगों को तालिबानी कानून मानना जरूरी हो गया है। टखर प्रांत के लिए तालिबान ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें पुरुषों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और अब बाइडेन अफगानिस्तान की कुछ महिलाओं को अमेरिका में शरण देने की तैयारी करवा रहे हैं। अफगानिस्तान की महिला राजनेताओं, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को ज्यादा खतरा है। अमेरिका महिलाओं को वीजा देने की प्रक्रिया तेज करने वाला है। करीब 2000 महिलाओं को अमेरिकी वीजा देने वाले हैं। अमेरिकी सेना के साथ काम करने वालों को भी बाइडेन शरण दे सकते हैं। तालिबान से नाटो सेनाओं के हटने के बाद खासतौर से मीडिया कर्मी, पुलिस अधिकारी, जज और स्वास्थ्य कर्मी महिलाएं तालिबानी आतंकियों के निशाने पर रही हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया कि खासतौर से टेलीविजन और रेडियो में काम करने वाली महिलाओं के लिए खतरा बेहद ज्यादा बढ़ा है। तालिबान की ताकत बढ़ रही और सरकार लाचार नजर आ रही। सेना की शक्ति आतंकियों के आगे कमजोर नजर आ रही, जिसकी वजह से कई देशों ने अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। तुर्की, रूस ने अपने वाणिज्यिक दूतावासों को बंद कर दिया और अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इसके साथ साथ जर्मनी, ईरान ने भी अपने कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है। इस बीच अफगानिस्तान की सेना को कामयाबी भी मिली। पश्चिमी प्रांत बदकिस के शहर कलाइनाओ में सरकारी इमारतों को फिर से सेना ने कब्जे में ले लिया है। कुछ दिन पहले इमारतों पर तालिबान ने हमला करके कब्जा कर लिया था। बुधवार को तालिबान ने इस शहर पर हमला किया था। इस हमले को किसी प्रांत पर सीधा हमला माना जा रहा है। अमेरिका के 90% सैनिकों के लौटने के बाद अब तालिबान से अफगानिस्तान की सेना अकेले लड़ रही। हालांकि महिलाओं के प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान के आम लोग भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। पिछले साल नवंबर में हमने आपको ये बताया था कि कैसे साउथ एशियन कंट्री लाओस को चीन ने बड़ी ही चालाकी से कर्ज के जाल में फंसाकर उसे आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया। चीन से लिया कर्ज चुकाने के लिए लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की एक सरकारी कंपनी को देना पड़ रहा है। लाओस के बाद अब जिनपिंग का नया टारगेट एक छोटा यूरोपीय देश बना है। चीन के कर्ज जाल में फंसे इस देश के दिवालिया होने तक की नौबत आ गई है। वो देश कौन सा है और क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। शी जिनपिंग के विस्तारवाद के चैप्टर का शीर्षक अगर दिमाग से उतर जाए तो अंजाम वही होता है जो पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव का हुआ है। लाल सुल्तान का ताजा टारगेट बनकर अब पछताने वाला मुल्क है। मोंटेनेग्रो, चीन की अति महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के झांसे में आकर इस देश ने $1 अरब का कर्ज ले लिया है, लेकिन तय समय पर चुका नहीं पाया। यूरोप के साउथ ईस्ट में बसे इस छोटे से देश ने एक बड़ा हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन कोरोना काल में ये पूरा नहीं हो पाया। अब चीन कर्ज वापस करने के लिए दबाव बना रहा है। $1 अरब की रकम इतनी बड़ी है कि मोंटेनेग्रो वापस नहीं कर पाएगा और फिर इस रकम के बदले चीन इस देश की जमीन हड़पेगा। मोंटेनेग्रो की बैलेंस शीट बताती है कि इस वक्त देश पर जीडीपी से 2 गुना कर्ज है। जाहिर है मोंटेनेग्रो ये कर्ज चुका नहीं सकता, तो ये वक्त चीन से कानूनी लड़ाई लड़ने का है, वरना उस देश को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे एक सच ये भी है कि चीन को कर्ज की रकम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाल्कन रीजन में बसा मोंटेनेग्रो पीएलए के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ठिकाना बन सकता है, जहां से चीन का मिशन यूरोप पूरा हो सकता है। इसलिए चीन ने बड़े ही शातिराना ढंग से इस देश को फंसाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गरीबी और दंगों से जूझ रहे कैरिबियाई देश हेती में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। वजह है हेती के राष्ट्रपति की हत्या। हेती के राष्ट्रपति को 6 से ज्यादा हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। एनकाउंटर में पुलिस ने हमलावरों को तो ढेर कर दिया है, मगर राष्ट्रपति की हत्या से देश में और ज्यादा अव्यवस्था फैल गई है। अंतरिम पीएम क्लॉड जोसेफ को मार्शल लॉ का ऐलान करना पड़ गया है। ताबड़तोड़ गोलीबारी और चीख पुकार से हेती की राजधानी दहल उठी। मंगलवार की रात हेती में वो हुआ जिसने बर्बादी की दहलीज पर खड़ी इस देश को जलाने की पटकथा लिख दी। देर रात हमलावरों ने हेती के राष्ट्रपति
जोवेनल मोसे की हत्या कर दी। ये वीडियो उसी रात का है, हैती की राजधानी पोर्ट अल प्रिंस का, जहां राष्ट्रपति जोवेनल मोसे का आवास है। वीडियो में 4 से 5 हमलावर नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं हमलावरों ने राष्ट्रपति के घर में उन्हें गोलियों से छलनी कर दी। मगर महज 24 घंटों में हैती पुलिस ने राष्ट्रपति जोवेनल मोसे के 4 हत्यारों को ढेर कर दिया और 2 को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। दरअसल मंगलवार की देर रात ये हत्यारे राष्ट्रपति के निजी आवास पहुंचे, खुद को अमेरिकी ट्रक एजेंसी का एजेंट बताकर दाखिल हुए और 3 पुलिस वालों को भी बंधक बना लिया। इसके बाद इन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें राष्ट्रपति जोसे की मौत हो गई। खबर ये भी कि राष्ट्रपति पर हुए इस हमले में उनकी पत्नी भी घायल हुई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति जोसे की हत्या के बाद हैती में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया। सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। हैती की सीमाएं सील कर दी गई। देश में व्यवस्था का माहौल है। हैती में पहले ही हालात अच्छे नहीं। ये कैरिबियाई देश गरीबी और अराजकता से संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में हैती में महंगाई चरम पर है, जहां अक्सर गैंग वॉर और दंगे होते रहते हैं। मोसे साल 2017 में हैती के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 3 सालों के भीतर ही उनकी सरकार पर करप्शन और तानाशाही के आरोप लगने लगे। कोरोना काल में भी मोसे के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे हैती में प्रदर्शन हुआ था। मोसे की मौत के पीछे ये विरोध प्रदर्शन वजह है या कुछ और, ये खुलासा होना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका और कनाडा में इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दुनिया का औसत तापमान भी कई बरसों से लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब अंटार्कटिका में भी बर्फ तेजी से पिघल रही है। ग्लेशियर गायब हो रहे हैं। अंटार्कटिका में 3 साल पहले बर्फ की एक झील सिर्फ 3 दिनों में पिघलकर गायब हो गई थी, जिसका पानी समंदर में समा गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो समंदर में जल स्तर बेतहाशा बढ़ेगा और दुनिया के कई तटीय इलाकों को समंदर निगल जाएगा। समंदर ने अपनी सीमाएं लांघी तो क्या होगा? समंदर में अगर बेहिसाब पानी आया तो क्या होगा? यकीनन समंदर किनारे बसे कई शहर गायब हो जाएंगे। कई छोटे देशों का वजूद मिट जाएगा। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि बहुत जल्द समंदर का जल स्तर बढ़ सकता है। इसकी वजह अंटार्कटिका का यह विशाल इलाका है। यहां बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। ग्लेशियर और बर्फ की झीलें अगर तेजी से पिघल गई तो इसका सीधा असर सी लेवल पर पड़ेगा। 2 साल पहले अंटार्कटिका से आई एक रिपोर्ट ने खतरे का बड़ा सिग्नल दिया था। तब अंटार्कटिका में बर्फ से ढकी एक झील अचानक गायब हो गई। झील के पिघलने से अचानक करीब 26 अरब क्यूबिक फीट पानी समंदर में बह गया। यह वाकया 2019 में पूर्वी अंटार्कटिका की अमेरी आइस शेल्फ में हुआ था। वैज्ञानिक तब से इस पर रिसर्च कर रहे थे। सैटेलाइट इमेज से झील के गायब होने का राज खुला। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से यह देखा कि कैसे समंदर में झील का पानी पहुंचा। लीड रिसर्चर और यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया के वैज्ञानिक के मुताबिक झील में पानी का भार इतना ज्यादा हो गया था कि बर्फ में दरार पड़ गई, जिसे हाइड्रोफ्रैक्चर कहा जाता है। इसकी वजह से पानी समुद्र में चला गया। माना जा रहा है कि इसका गंभीर परिणाम हो सकता है, क्योंकि अगर पानी ओवरफ्लो हुआ तो सैलाब आएगा और साथ में तबाही आएगी। अंटार्कटिका में झीलों का पिघलना वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे पानी का वॉल्यूम बढ़ सकता है। इसकी वजह से पानी रिहायशी इलाके में तबाही मचा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक अंटार्कटिका की सतह 2050 तक 2 गुनी ज्यादा पिघल सकती है। अंटार्कटिका ही नहीं, दुनिया के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा ग्लेशियर हैं, वहां भी ग्लोबल वार्मिंग का असर 2 साल पहले से दिख रहा है। हर साल 53,000 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल रही है। 2019 में ग्रीनलैंड में ग्लेशियर पिघलने की बड़ी घटना हुई। 600 बिलियन टन बर्फ टूटकर समुद्र में मिल गई थी। दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान चीन की गोद में भी खेल रहे हैं और पश्चिम एशिया में नया खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की के भी कसीदे पढ़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की नजरों में तुर्की के वो किलर ड्रोन बसे हुए हैं जिसके लिए टेररिस्तान के हुक्मरान अर्दोआन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। आखिर तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान को क्यों चाहिए और पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक तुर्की की सेना से मदद क्यों मांग रहे हैं? देखिए ये
भारत के खिलाफ टेररिस्तान की नई ड्रोन साजिश। तुर्की से किलर ड्रोन खरीदेगा पाकिस्तान। क्या टेरर आर्मी के साथ आएगी तुर्की की सेना? ड्रोन पाकिस्तान के आतंकी स्कूलों का नया हथियार बन गया है। ड्रोन के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई नई साजिशें कर रहा है। इसकी खौफनाक तस्वीर जम्मू एयर स्टेशन पर पूरी दुनिया देख चुकी है। अब जम्मू जैसे हमलों को दोहराने के लिए टेररिस्तान तुर्की की मदद ले रहा है। पाकिस्तान की काली नजरें अब तुर्की के घातक ड्रोन विमान बायरक्टर TB2 पर टिकी हैं। ये वही किलर ड्रोन है जिन्होंने नागोर्नो काराबाख में जमकर तबाही मचाई। नागोर्नो काराबाख की जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था और आर्मेनिया के खिलाफ जंग लड़ी थी। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में तुर्की के ड्रोन विमानों के हमलों को पाकिस्तान ने बहुत करीब से देखा। तभी से पाकिस्तान की सेना और उसके हाथों की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान तुर्की से ड्रोन हासिल करने के लिए एर्दोगन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान इन हमलावर ड्रोन विमानों को तुर्की से लेना चाहता है। पाकिस्तान के पास पहले से ही चाइनीज ड्रोन है जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहता है। कभी बॉर्डर के इस पार अपने पालतू आतंकियों को अवैध हथियार पहुंचाने के लिए, तो कभी ड्रग्स की खेप पहुंचाने के लिए। अब वो तुर्की से भी उन ड्रोन को मांग रहा है जिसका इस्तेमाल नागोर्नो काराबाख की जंग में हुआ था। शैतान पड़ोसी पाकिस्तान और चालाक चीन से पहले से ही मिल रही चुनौतियों के बीच तुर्की से ड्रोन मांगने की इमरान की कोशिश देश की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। ड्रोन के हमले में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि छोटी और नीची उड़ान भरने के कारण यह रडार की पकड़ में नहीं आता। बहुत पास आने पर ही इसे देखा जा सकता है। बेहद सस्ता और आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही फिदायीन हमले की तरह ड्रोन में आतंकियों के पकड़े जाने या मारे जाने का रिस्क नहीं होता। पाकिस्तान तुर्की से सिर्फ किलर ड्रोन ही नहीं मांग रहा। पाकिस्तान जनरल से लेकर राष्ट्रपति तक तुर्की की सेना से मदद मांग रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जब चीन की शह पाकर भी अपने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर सका, तो अब पाकिस्तान की सरकार तुर्की के आगे भी गिड़गिड़ा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने तुर्की के सेना प्रमुख के साथ हाल ही में मुलाकात की। अलवी ने तुर्की के जनरल के सामने अपने बदहाल मुल्क का दुखड़ा रोया। भारत के खिलाफ कई जहरीले आरोप भी लगाए। अलवी ने तुर्की की सेना से पाकिस्तान की मदद करने की गुहार लगाई। दुनिया जानती है कि तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ सीक्रेट अभियान चला रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान और चीन की इस नापाक जोड़ी के साथ आने से भारत की टेंशन भी बढ़ी है। लेकिन खलीफा बनने का सपना देख रहे तुर्की की सेना क्या पाकिस्तान की मदद करेगी? तुर्की की सेना पर डोरे डालने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के सेना प्रमुख को निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित कर दिया। ये सम्मान सिर्फ प्रतिष्ठित लोगों को ही दिया जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को मक्खन लगाने के लिए उनकी शान में जमकर कसीदे भी पढ़े। पाकिस्तान का सऊदी अरब और UAE के साथ रक्षा संबंध खराब होने के बाद तुर्की भी खुद को पश्चिम एशिया में खलीफा बनाना चाहता है। इस वजह से भी पाकिस्तान तुर्की के करीब जा रहा है। पाकिस्तान अब कश्मीर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी तुर्की के साथ गुप्त डील करना चाहता है। तुर्की, पाकिस्तान और चीन की नापाक जोड़ी के साथ आने से भारत की टेंशन बढ़ गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तुर्की पाकिस्तान को अपने किलर ड्रोन देकर पाकिस्तान से कोई बड़ा सौदा करेगा? टोक्यो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जापान में मशाल रिले चल रही है। सारी तैयारियां पूरी हैं, स्टेडियम से लेकर मेडल तक। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल खास होंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फोन से बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल जोड़े गए हैं: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। लेकिन खेलों के महाकुंभ पर किलर वायरस का ग्रहण लगने की संभावना बढ़ती जा रही है। जापान के तमाम इंतजाम के बावजूद कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तो ओलंपिक में दर्शकों की एंट्री भी मुमकिन नहीं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 12 जुलाई से 22 अगस्त टोक्यो में आपातकाल। इमरजेंसी में ओलंपिक दर्शकों के नो एंट्री। 23 जुलाई से खेलों के महाकुंभ का शुभारंभ है। दुनिया भर के खिलाड़ी टोक्यो में जोर आजमाइश करेंगे, लेकिन उससे पहले टोक्यो में इमरजेंसी सायरन बज उठा है। जापान के प्रधानमंत्री ने कोरोना विस्फोट के बाद आपातकाल का ऐलान कर दिया है। टोक्यो में टोटल तालाबंदी रहेगी। जापान में कोरोना का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। विषाणु संक्रमण की रफ्तार बेलगाम है। मौत के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। 6 जुलाई को जापान में 963 नए मामले सामने आए थे और 14 की मौत हुई थी। 7 जुलाई को नए केस बढ़कर 1635 हो गए और 22 की मौत हुई। वहीं 8 जुलाई को नए केस के मामले 2193 के पार पहुंच गए। 15 से ज्यादा की जान भी गई।
जापान में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा ने आपातकाल लगाया। लेकिन इससे ओलंपिक खेलों को स्टेडियम में देखने से खेल प्रेमी महरूम हो जाएंगे। वायरस की तेज रफ्तार खेलों के महाकुंभ में विघ्न भी डाल सकती है। ओलंपिक का आयोजन इस बार भी टला तो जापान को अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी। ओलंपिक हर 4 साल पर होते रहे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते साल 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका था। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसके आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 मार्च को ओलंपिक मशाल रिले जापान में शुरू हुई थी। साल 2011 में सुनामी की मार झेल चुके फुकुशिमा प्रांत के जी विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर से मशाल रिले शुरू हुई। 121 दिनों में मशाल रिले जापान के 47 प्रांतों से गुजरेगी। 23 जुलाई को मशाल ओलंपिक स्टेडियम में पहुंचेगी, लेकिन जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं उससे लगता नहीं कि सब प्लान के मुताबिक हो पाएगा। टोक्यो, कानागावा, साइतामा और चिबा में कोरोना इमरजेंसी लागू है, जिसकी तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है। जापान में कोरोना कंट्रोल के सभी उपाय अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि जापान की पूरी कोशिश है कि इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो। जापान की ओलंपिक समिति ने 33 पन्नों की कोरोना रूल बुक बनाई, जिसके मुताबिक टोक्यो ओलंपिक बगैर दर्शकों के होगा। अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा नहीं होंगे। सभी खिलाड़ियों को जापान पहुंचने पर कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। खिलाड़ियों का हर चौथे दिन कोरोना टेस्ट होगा। खिलाड़ियों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों को सैर सपाटे की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। स्टेडियम तैयार है, खिलाड़ी तैयार है। जापान की ओलंपिक समिति का जोश और जुनून बरकरार है, लेकिन किलर वायरस की आंधी ओलंपिक खेलों के साथ खिलवाड़ कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। पीओके में एक बार फिर बगावत की आवाज उठी है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। जमकर इमरान खान सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ये सब स्थानीय चुनाव में पाकिस्तानी सरकार की बेहिसाब दखल और बाजवा आर्मी की बर्बरता के खिलाफ हो रहा है। ये पाकिस्तान की पाखंडी सरकार के प्रपंच के विरुद्ध आक्रोश है। बाजवा आर्मी की बर्बरता के खिलाफ आवाज है। ये नाराजगी, ये गुस्सा है उस पाकिस्तानी नीति के खिलाफ जो कब्जे वाले कश्मीर पर जबरन हुकूमत थोपने की इजाजत देती है। दरअसल पीओके में स्थानीय चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में इमरान खान की पार्टी अपना दबदबा बनाना चाहती है, लिहाजा वो हर हथकंडा अपना रही है। पाकिस्तान की नियाजी सरकार की मनमानी के खिलाफ पीओके के लोग बेहद आक्रोशित हैं। खासकर युवाओं में इसे लेकर भारी रोष है। पीओके में बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च किया और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम करेंगे, इस पे हुकूमत, हम करेंगे, इस पे हुकूमत, हम करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इमरान की पार्टी सरकार के संरक्षण में चुनाव में धांधली करा रही है। वो कह रहा है कि आप मुझे 1 वोट दो, मैं 1 वोट का 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा। इससे पहले गिलगित के इलेक्शन में भी उसने यही हरकत की और अब वो यहाँ आकर वो कश्मीरियों की भी तजलील कर रहा है, वो जमहूरियत की तजलील कर रहा है और वो ये साबित कर रहा है कि ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक मखसूस जमात को और एक मखसूस टोले को जितवाने के लिए और अपनी मर्जी का एजेंडा जो है वो मुसल्लत करने के लिए यहाँ करवाए जा रहे हैं। हालांकि सरहद पार के कश्मीरियों का दर्द कहीं और है। असल में पीओके के लोग ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि पाकिस्तान उनके साथ दगाबाजी कर रहा है, उन्हें अपना गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तानी सेना और सरकार पीओके पर कब्जा करना चाहती है, इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।